वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मियां ताहिर जमील MPA जी। माशाल्लाह। सर सियासत में आप कब आए और इसकी क्या वजह है? सियासत में मैं 2000 में आया था, जब परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का दौर था। तब मैंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जदोजहद शुरू की थी और उस जदोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियाँ दी। हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लेकर आए और पाकिस्तान के तमाम वर्करों ने समेत लीडरशिप बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुशर्रफ के जो जुल्म थे उनके सामने हम दीवार बन के डट के खड़े रहे, कलमा हक बुलंद करते रहे। हम उनको बार बार ये बावर करवाते रहे कि आपने जो शब खून जमहूरियत पर मारा है, उस शब खून की वजह से हम आपको हरगिज़ आपके अहकामात को नहीं मानेंगे। आप आर्टिकल 6 के मुजरम हैं। आपने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है और आपने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ को जब सज़ाए मौत सुप्रीम कोर्ट से सुनाई गई और जब फैसला, ये फैसलाबाद की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख़ है कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं उनकी बदौलत मुल्कों का जो वक़ार है वो बुलंद होता है। मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ उन जजेस को जिन्होंने ये फ़ैसला दिया कि परवेज़ मुशर्रफ ने आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और पाकिस्तान के आइन को पामाल किया, एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा। तो इस जुर्म में उन्होंने उसको सज़ाए मौत सुनाई और ना कि सज़ाए मौत सुनाई बल्कि ये भी ऑर्डर में लिखा कि इसको 7 दिन तक किसी चौक में लटकाया जाए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो सके कि कोई इस तरह का इक़दाम जो है ना था। तो ये हैं वो मुहर्रिकात जो पाकिस्तान के साथ होते रहे हैं और अभी भी आप देखें कि पिछले 4 साल से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 4.5 साल से उन्होंने जो मेहनत की, जो उन्होंने बिजली के नए कारखाने लगाए, जो उन्होंने पाकिस्तान को मोटरवेज़ का जाल बिछा के दिया, फार्म टू मार्केट रोड बना कर दिए, आपको तरक्की की राहों पर डाला, लेकिन आपने अच्छे भले चलते पाकिस्तान को आपने एक खंडरनुमा पाकिस्तान बना दिया। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं, इनसे मुल्कों की जो हालत होती है वो कभी भी सुधरती नहीं है, वो हमेशा से बिगड़ती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान का आइन तोड़ेगा, पाकिस्तान को कानून को नहीं मानेगा, उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सर सियासत से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? आप बिजनेस में या जॉब कोई करते रहे? सियासत से पहले मैं अपना कारोबार करता था, अपने वालिद साहब के साथ हमारा लोहे का और प्रॉपर्टी का बिजनेस था, तो वो मैं अपने वालिद साहब के साथ करता था। तो सर अभी ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, कोई ये चोरी का सामान वगैरह, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या था मामला? कोई वकला हजरात हैं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वो फेक वीडियो है और जो सियासी मुखालफिन हैं वो आपकी शोहरत को दागदार करने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाते रहते हैं। तो इस तरह के इक़दाम से इंसान की शोहरत बढ़ती है, कम नहीं होती। तो पूरी दुनिया ने देखा है कि कोई उसमें सदाकत नहीं थी। मुतलका पुलिस स्टेशन, मुतलका जो हमारे मीडिया के लोग थे, तमाम लोगों ने देखा, कैमरे की आंखों ने देखा कि कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के लोग जो हैं वो 6 तवल्लुओं पे आते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सर अब हम आते हैं बलदियाती इंतखाबात की तरफ। ये अभी एक नई हल्का बंदियाँ सामने आई हैं, तो इसके बारे आप क्या कहेंगे? आप उससे मुतमिन हैं कारकुन या जो हजरात बलदियाती इंतखाबात? देखिए, यहाँ पर जो मुख्तलिफ हमारे बलदियाती नुमाइंदगान हैं वो मुख्तलिफ उनकी आराएँ हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत ठीक हो गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जिस हलके में हमने काम किया था, जिसमें हमने गली नाली बनवाई थी, पार्क्स बनवाए थे, गलियां बनवाई थी, वो इलाका हमसे कट कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी
25 तारीख तक टाइम है, 25 तारीख तक आप इतराज़ात जमा करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों के जो खदशात हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, ना कि आप जो मकामी लोग रहने वाले हैं उनको आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला करें। और कुछ इलाकों से तो ये भी इतलात आ रही हैं कि इलाकों को काट कर दूसरे इलाकों के साथ मिला दिया गया है। जो मलीका आबादियाँ थी उनको छोड़कर आगे तीसरी आबादी में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों के साथ भी ज़्यादती है और बलदियाती नुमाइंदगान के साथ भी ज़्यादती है। सर, आपके ख्याल में बलदियाती इंतखाबात आपको होते नज़र आ रहे हैं या बस ये देखिए, ये हुकूमत मुझे तो संजीदा हुकूमत लगती नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये ज़ाती राय है कि ये हुकूमत जो है ना तो ये बलदियाती इलेक्शन चाहती है, ना ये बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियार देना चाहती है, ना ये इलेक्शन करवाना चाहती है। तो ये सारा कुछ एक ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो सारे इख्तियारात हैं वो या चीफ मिनिस्टर के पास रहें या प्राइम मिनिस्टर के पास रहें। तो ये जो पावरें हैं, जब तक ये आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पावर नहीं देंगे, तो तब तक ये आपके लोकल लेवल पे जो गली नाली के मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। इनको हल करने के लिए आपको जो मेयर्स हैं उनको इख्तियार देना होगा, जो डिप्टी मेयर्स हैं उनको इख्तियार देना होगा, फिर जो इलाके की सिटी कौंसल के चेयरमैन होंगे उनको इख्तियार देना होगा। तो ये एक किस्म की फ़ोर्स होती है पंजाब हुकूमत की, बल्दियात की, कि जो अपने अपने इलाके में जो गवर्नमेंट का पैगाम है वो घर घर पहुँचाती है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इनके फोरम पे हल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की है पिछले 3 साल से कि इनको घर बिठा दिया, फिर अब इनका टेन्योर ख़त्म हो गया है तो अब इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अगर इलेक्शन करवाने की तरफ आते हैं तो रोज़ाना एक नई डेट आ जाती है, एक नया पता खड़ा हो जाता है। अभी फिर ये कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली के फोरम पे हम एक नया बिल लेके आ रहे हैं, एक नई अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये अमेंडमेंट कौन सी लेके आएंगे, क्योंकि पहले भी 4 बार इन्होंने मुख्तलिफ अमेंडमेंटें पेश की हैं, लेकिन आपने देखा कि किसी भी अमेंडमेंट पे ये खड़े नहीं हुए। और बजाय कि आवाम को इख्तियार दें, आवाम को अपना हक लेने के लिए जो फोरम है वो इस्तेमाल करने दें, तो उससे आवाम को ये दूर रखना चाहते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये आवाम के साथ जाए। अच्छा सर, ये फैसलाबाद में बाबा सियासत का लक़ब हासिल करने वाले चौधरी शेर अली साहब, उनके बेटे भी MNA रहे, वजारत भी रही चौधरी आबद शेर अली, जबकि ये हुकूमत आई है वो पाकिस्तान से बाहर है। अब नए इंतखाबात होंगे तो क्या चौधरी आबद शेर अली साहब फैसलाबाद से इंतखाब लड़ेंगे या उनकी सीट पर कोई नया उम्मीदवार आएगा? देखिए जी, आबद शेर अली साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारा लोहा मनवाया है। आबद शेर अली की जो खिदमात हैं इलाकाई और मुल्क के लिए, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने 12,000 मेगावाट बिजली जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने पैदा नहीं की, वो आबद शेर अली की ज़ेर क़यादत बाबडा ने पैदा की। आपने देखा कि बिजली के नए कारखाने लगे, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पूरे पाकिस्तान में जो अंधेरा छाया हुआ था उस अंधेरे को रोशनियों में बदला। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतखाब लड़ना हर पाकिस्तानी का हक है, और आबद शेर अली एक सच्चा और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, और इलेक्शन जो है वो उसका राइट बनता है। और उसने अपने इलाके के अंदर जो खिदमत की है उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। ये आप जहाँ पर हम बैठे हैं ये आबद शेर अली साहब का ही हल्का है। उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम यहाँ पर करवाए, उन्होंने नई यूनिवर्सिटी बना के दी, नए कॉलेज बना के दिए, नए स्कूल्स बना के दिए, सुई गैस लगा के दी, बिजली के जो शॉर्टेज थी वो पूरी करके दी। उसके अलावा पीने के पानी का साफ जो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 20 पुल पे लगाया गया अरबों रुपये की लागत से, वो मुकम्मल करवाया। तो ये वो खिदमात हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। बल्कि मैं तो उनका जो एक काम है उस पर ही उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो जो उन्होंने फैसलाबाद के लोगों को तोहफ़ा दिया, बल्कि पूरे पंजाब के लोगों को तोहफ़ा दिया है। तो ये ऐसे काम हैं जो सदियों याद रखे जाते हैं। तो इस पर मैं अपने भाई आबद शेर अली को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह की खिदमात
सर अंजाम देने वाले के साथ इस तरह का सलूक जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, जिस तरह आपने देखा कि रिगिंग करके उसको इलेक्शन हरवाया गया। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 24 घंटे बाद रिज़ल्ट आए। आप देखें कि उसको 900 वोट से हराया गया। एक बंदा पहले से 1,09,000 10,000 वोट लेता है, पहले से ज़्यादा वोट लेता है, तो वो फिर भी इलेक्शन हारता है। मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी जो सुरखाब के पर लग गए थे पीटीआई को, जो उनको इतने वोट पड़ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिगिंग हमने, क्योंकि डस्का में देखा, हमने वज़ीराबाद में देखा, हमने और इलाकों में देखा, कराची में देखा, तो जो रिगिंग जो है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक इस तरह की जातियाँ होती रहेंगी। सर मेरे नाखुश इतलात के मुताबिक जब 2-3 दफ़ा शायद गिनती हुई थी, तो ये फिर भी नहीं, अभी किसी खदशा किस्म है इसका की मुताबिक? एक बार भी गिनती नहीं की गई। अब मैं वहाँ पर मौजूद था और ठीक है। कोई गिनती नहीं की गई। गिनती के सिर्फ 200 बैग जो थे वो दिए गए थे, वो भी 3 दिन के अंदर। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि 200 बैग के अंदर ही आप देखेंगे 239 वोटों का फ़र्क निकला। उसके बावजूद जिस तरह वो मैनेज किया गया सब कुछ, जिस तरह आबिद शेर अली को हरवाया गया, वो काबिल मुकम्मल है। सर ये कोई 15-20 साल बाद चौधरी बरादरान और मोदी की आज मीटिंग हो रही है, इस बारे आप क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है और हम डायलॉग के ज़रिए हमेशा से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हमने जब भी हमें मौका मिला, चाहे मरकज़ में मिला, चाहे सूबे में मिला, हमने आवाम की खिदमत करके दिखाई। हमने आवाम की उमंगों पर हम पूरा उतरे। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर हमने सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाई। पूरी दुनिया के अंदर हमने अपने पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को बुलंद किया। हर शोबे के अंदर हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। लेकिन अब जाकर मुझे समझ नहीं आती कि उन अदारों की जो अदारे किसी के इशारे पे चल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नीचा दिखाने में लगे हुए थे, तो अब उनको भी मुंह की खानी पड़ गई है। मैं ये समझता हूँ कि जो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, उसने जो रिपोर्ट शहबाज शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ बनाकर भेजी है, अगर वो आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कोई किसी किस्म की करप्शन जो है वो नहीं साबित हो सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो करप्शन का रोना था, ये तो अपनी मौत आप बन गया। तो अब आवाम की आंखें खुल चुकी हैं, आवाम को ये पता लग चुका है कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, इन्होंने एहतसाब के नाम पर फ्रॉड किया है। तो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आवाम के साथ मिलकर इनका मुकाबला भी करेंगे। हम वोट की ताकत से भी आगे आएंगे और अपने बाजुओं की ताकत से भी इंशाल्लाह। सर ये PDM हुकूमत गिराने जा रही थी, हुकूमत के खिलाफ अपने देखिए, हम कोई भी किसी किस्म का गैर कानूनी जो काम है वो नहीं करना चाहते। आइनी तौर पर अदम एतमाद करना हमारा राइट है। अगर कोई वज़ीर आज़म असम्बली के अंदर अपना एतमाद खो बैठता है तो उसका एक कानूनी तरीका मौजूद है। तो कानूनी तरीके के तहत जो है हम बाकी जमातों से भी बात कर रहे हैं। अगर बाकी जमातें हमारा साथ देंगी तो फिर इंशाल्लाह हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। सर ये पिछले दिनों फैसलाबाद में इमरान खान की साबका एहलिया क्या नाम है, रेहाम खान फैसलाबाद आई थी, तो उनका कहना था वो फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने एक इशारा दिया था, तो क्या उन्होंने उनको टिकट देने जा रही है फैसलाबाद का? ऐसी देखें, खबर थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पार्टी लीडरशिप की मर्ज़ी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकटों का बोर्ड है उसकी मर्ज़ी है कि वो किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती। तो ये पार्टी फैसले जो हैं, जब टाइम आएगा तो बिल्कुल फैसले होंगे। अगर वो ये समझेंगे कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल फैसलाबाद से हैं तो ज़रूर उनको टिकट देना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उनके इलाके से उनको फिर अकोमोडेट करना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। आखिर पे आप हमें ये हम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नौजवान सहाफ़त से वाबस्ता हैं ये सब, तो आपसे मैं एक पैगाम आपका चाहिए कि आजकल नौजवान स्टडी के बाद जॉब का सोचते हैं, तो जॉब का माशरे में कहत है, आप क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को जॉब की तरफ आना चाहिए या बिजनेस की तरफ? देखिए, मेरा
जो माइंड है वो तो बिज़नेस की तरफ मैं रिकमेंड करता हूँ अपने तमाम नौजवान साथियों को, क्योंकि आप देखें कि जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। और मैं इस बात को खुद फील करता हूँ कि आप देखिए कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी बच्चों की जॉबें बहुत कम हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ पर भी बच्चों को लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा। उसके अलावा आप देखेंगे जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी बच्चों के लिए कोई जॉब नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं अगर मीडिया पर्सनस की बात करूँ तो जितने हमारे चैनल हैं वहाँ पर बच्चे बेचारे जो अपनी डिग्रियाँ हाथों में लिए घूम रहे हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। और जिस बाप ने लाखों रुपए लगाकर डिग्री लेकर दी होती है, जब उसका बच्चा शाम को घर आता है और वो मुंह लटका कर घर आता है तो बड़ी तकलीफ दह बात है। मैं भी एक बाप हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये कौम के ममारों के साथ बड़ी ज़्यादती है। कौम के ममारों को एजुकेट करना चाहिए कि आप इस फील्ड के अंदर जाएं, इससे आगे आपका जो मुस्तकबिल है वो बेहतर तरीके से आप आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेकिन ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के नौजवानों की कि यहाँ पर गाइड करने वाला कोई नहीं। हम बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख के कोई मैथ्स कॉम में चला गया, कोई LLB में चला गया, कोई डी फार्मेसी में चला गया, कोई फूड साइंस में चला गया, कोई IT में चला गया। तो हम ये देखते ही नहीं हैं कि इस शोबे में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और कहाँ से हम लेंगे। हम डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन डिग्री हासिल करने का जो मकसद है उसको हम हासिल नहीं कर पाते। तो ये ज़्यादती है और बच्चों के साथ नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये उनके पेरेंट्स के साथ ज़्यादती है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाया होता है। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा, आपके इस फोरम से भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए जो बच्चे डिग्रियां हाथों में थमाए घूम रहे हैं इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, इनका रोज़गार चलाया जाए। क्योंकि इनकी जो डिग्रियां हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली, इन्होंने सालों साल मेहनत की है। ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान के नाम को बेहतर बनाना चाहती है, ये अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती है। खुदा के लिए इन लोगों के सरों पर हाथ रखें। ये रियासत का काम है कि नौजवानों को वो नौकरियां फराहम करें, नौजवानों को इस तरह के कोर्सेज करवाएं कि जिससे वो अपने घरों के रोज़गार चला सकें। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से